मैं हूं निशान चतुर्वेदी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ दिखाते हैं। आज हम आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत के धर्म ज्ञान पर चढ़ा धर्म कलेश दिखाएंगे और बताएंगे आरएसएस प्रमुख की बातों को सुनकर आखिर राम भद्राचार्य को गुस्सा क्यों आया और अब इस पर कैसे सियासत का तापमान चढ़ चुका है। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां राहुल गांधी ने परभणी हिंसा में मारे गए पीड़ित सोमनाथ के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि सोमनाथ की मौत 100% कस्टोडियल डेथ का केस है, यह हत्या पुलिस ने की है। और फिर सीएम ने विधानसभा में झूठ बोला। बांग्लादेश की सरकार ने भारत से पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। इसके लिए बांग्लादेश ने एक लेटर भारत को भेजा है और लिखा है न्यायिक प्रक्रिया का सामना करने के लिए शेख हसीना को वापस भेजा जाए, जो तख्ता पलट के बाद से भारत में है। आज केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया। मतलब अब 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम में फेल होने वाले छात्र अगली क्लास में प्रमोट नहीं किए जाएंगे। फेल होने वाले स्टूडेंट्स को 2 महीने में दोबारा परीक्षा देनी होगी और इसमें भी वो पास नहीं हुए तो उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। एक बड़ी खबर दिल्ली चुनाव पर, जिसे लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट इसी हफ्ते आ सकती है। वैसे सूत्रों के अनुसार इसमें कुछ सांसदों को टिकट दिया जा सकता है। साथ ही बीजेपी में शामिल दूसरे दलों के नेताओं पर भी दांव लगाने की तैयारी है। आज सत्ता में एक ऐसी खबर भी है जिसकी चर्चा सियासत से सोशल मीडिया तक है। इस खबर का नाम है पॉपकॉर्न एक टैक्स का था। सरकार ने पॉपकॉर्न पर अब 3 तरह के टैक्स लगा दिए हैं। मतलब यह कि पॉपकॉर्न कैसे अब आपका जायका बिगाड़ने वाला है, यह देखेगा। और आज सत्ता में गूंजी लखनऊ के उन लुटेरों पर जिन्होंने फिल्मी स्टाइल में एक बैंक की दीवार काटी, 4 घंटे में करीब 40 लॉकर तोड़े और लाखों के गहने लूट लिए। हालांकि बाद में इन लुटेरों का भागते वक्त पुलिस ने किस तरह एनकाउंटर किया, इस पर भी गौर करिएगा। सत्ता में अब उस पॉपकॉर्न की बात जिसे भूना तो आग पर जाता है, लेकिन भारत में इसे आजकल जीएसटी की नई दरों पर भूना जा रहा है। करीब 8000 वर्ष पहले मेक्सिको और मध्य अमेरिका में टेओसिंटो नाम की जंगली घास उगती थी, जिसे कॉर्न यानी मक्का का पूर्वज माना जाता था। उससे निकला पॉपकॉर्न आज इतना कीमती हो गया है कि केंद्र सरकार और 28 राज्यों के वित्त मंत्रियों को मिलकर यह तय करना पड़ रहा है कि अब इस प्रोडक्ट पर 3 तरह का जीएसटी लगाना चाहिए। सत्ता में आज हम पॉपकॉर्न पर स्वाद वाली नहीं बल्कि टैक्स वाली कुंजी दिखाएंगे, जिसकी चर्चा सिनेमा की सीट पर नहीं बल्कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हुई। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में तय हुआ कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी की 3 दरें होंगी, जिसके मुताबिक अगर आपने नमक और मसालों से तैयार बिना पैकिंग और बिना लेबल वाले पॉपकॉर्न खरीदे हैं तो 5% जीएसटी लगेगा, जबकि अगर आपने नमक और मसालों से तैयार पैकिंग और लेबल वाले पॉपकॉर्न खरीदे हैं तो 12% जीएसटी लगेगा। और अगर आपने नमक और मसालों से तैयार पैकिंग और लेबल वाले पॉपकॉर्न खरीदे हैं जिनमें चीनी भी हो, यानी कैरामलाइज्ड या चॉकलेट, तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। जब जीएसटी आया था तो बात हुई थी 1 नेशन 1 टैक्स की, लेकिन यहां पॉपकॉर्न पर ही 3 टैक्स लग गए। अब सवाल है कि इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आखिर वित्त मंत्रियों के समूह वाली जीएसटी काउंसिल ने 3 दरें क्यों तय की हैं? एक बार सुनिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस पर क्या कह रही हैं। इसके बाद हम इस कुंजी का अगला हिस्सा दिखाएंगे। और आंख बंद करके हटाते भी। टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है। नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर
हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, सब 5%, am I right? But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो पॉपकॉर्न खरीदता है वो या तो इनकम टैक्स देता है, या सेल्स टैक्स देता है, या सर्विस टैक्स देता है, और अगर वो थिएटर में खरीद रहा है तब वो एंटरटेनमेंट टैक्स भी देता है, और फिर पॉपकॉर्न पर भी जबरदस्त टैक्स देगा। पॉपकॉर्न पर जीएसटी की इन 3 दरों को देखते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया। कांग्रेस तो इतनी नाराज हो गई है कि ये तक कह दिया उसने कि सरकार जल्द ही सांस लेने पर भी जीएसटी लगा देगी। ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं अभी, अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा। आने वाले समय में निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी अगर रह गई सत्ता में तो आपके सांस पर भी ये जीएसटी लगा देगी, क्योंकि ये सरकार कहीं ना कहीं आम जनता से लूट की छूट चाहती है। पैदा होने से लेकर मरने तक, सुबह उठने से रात को सोने तक भाजपा ने हर चीज पर टैक्स लगा दिया है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? भाजपा निर्मला सीतारमण जी का सिर्फ सांसों पे टैक्स लगाना बाकी रह गया है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसमें उन्होंने मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम ना किया। एक आंकड़ा है वो कहता है कि 2022 में 863 मेट्रिक टन पॉपकॉर्न भारत में थिएटर्स में कंज्यूम हुआ, और वो भी 2022 में। अब तो ये बहुत ऊपर होगा आंकड़ा। 1885 में पहली बार पॉपकॉर्न भूनने की मशीन बनी। इसे चार्ल्स क्रेटर्स नामक शिकागो के एक निवासी ने विकसित किया था। पॉपकॉर्न का सिनेमा हॉल में प्रवेश 1920 के दशक में हुआ। यह ऐसा समय था जब फिल्में मूक यानी बिना डायलॉग वाली हुआ करती थी, और पॉपकॉर्न एक सस्ता और आसानी से उपलब्ध स्नैक था। 1930 के दशक में अमेरिका में आर्थिक महामंदी के दौरान पॉपकॉर्न की लोकप्रियता और बढ़ गई, क्योंकि यह सस्ता था। उस समय कई सिनेमा हॉल के बाहर पॉपकॉर्न विक्रेता खड़े होते थे। धीरे धीरे सिनेमा हॉल मालिकों ने महसूस किया कि पॉपकॉर्न की बिक्री से अतिरिक्त कमाई हो सकती है, और उन्होंने इसे सिनेमा हॉल के अंदर बेचना शुरू कर दिया। अब पॉपकॉर्न सिनेमा हॉल और फिल्म देखने के अनुभव का एक अभिन्न अंग बन चुका है। तो हमने भारत में सिनेमा हॉल्स में पॉपकॉर्न बेचने को एक संगठित उद्योग बनाने वाले एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एक्सपर्ट से, जिनका नाम विकास सूरी है, उनसे बातचीत की। उनकी इस पर क्या राय है, आइए देखते हैं। खाने पीने के पदार्थों पे इंस्टेड ऑफ हैविंग स्लैब्स एक स्टैंडर्ड 5% रखिए ना, ये ज़्यादा बेहतर है। इससे हमारा कंप्लायंस भी अच्छे से कंट्रोल होगा, सरकार अच्छे से देख पाएगी। ये एक सेक्टर है जो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि 5% जीएसटी किसी को चुभेगा नहीं। देखिए ऐसा है, आप अगर सिनेमाज की बात करें, वो पॉपकॉर्न महंगे इसलिए बिकते हैं क्योंकि एक सिनेमा को बनाने की, एक मल्टीप्लेक्स को बनाने की एक कॉस्ट है, जो आज की डेट में तकरीबन 4 से 5 करोड़ रुपया पर स्क्रीन कम से कम है। तो वो बेचारे इतना पैसा लगा के मल्टीप्लेक्स बनाते हैं, फिर उसको चलाते हैं, फिर कई मूवी चलती हैं, कई नहीं भी चलती। तो अगर आप उनका बिजनेस कॉस्ट देखें और कॉस्ट ऑफ पॉपकॉर्न देखें, देन दे आर इन रिलेशन, सो दे डोंट सेल समथिंग विच इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेड। सोशल मीडिया पर एक जुमला काफी मशहूर हो गया है और उसको नाम दिया गया है पॉपिंग जीएसटी कॉन्स। पॉपिंग जीएसटी कॉन्स। वैसे जीएसटी काउंसिल का दावा है कि पॉपकॉर्न पर किसी तरह का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इस बैठक में सिर्फ पहले से
लागू टैक्स की दरों को स्पष्ट किया गया है। इसका कारण है कि कुछ सेक्टर्स इस पर अलग अलग टैक्स रेट्स की डिमांड कर रहे थे, इसीलिए ऐसा करना पड़ा। वैसे जिस पॉपकॉर्न पर इतनी चर्चा हो रही है उसके बारे में सत्ता के न्यूज़ मित्रों को यह जरूर जानना चाहिए कि यह पॉपकॉर्न कितना फायदेमंद है। पॉपकॉर्न खाने से वजन कम होता है, पाचन अच्छा रहता है, कैंसर का खतरा कम हो जाता है, यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, तनाव से राहत देता है और एनीमिया से बचाता है। अगर सेलिब्रिटीज की बात की जाए तो दुनिया के 2 सेलिब्रिटीज पॉपकॉर्न डाइट के लिए मशहूर हैं। उनमें से एक का नाम मैडोना है और दूसरे का नाम बॉलीवुड स्टार रेखा है। खैर, और जब ये इतना फायदेमंद है तो सरकार भी थोड़ा फायदा कमाना चाहती है। शायद इसीलिए जीएसटी की 3 दरें लगाई गई हैं। भारत में ही नहीं बल्कि पॉपकॉर्न का दुनिया भर में बड़ा कारोबार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 में भारत में पॉपकॉर्न का व्यापार करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास का था और यह लगातार बढ़ रहा है, जबकि दुनिया भर में पॉपकॉर्न का बाजार 68,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और यह लगातार बढ़ रहा है। दावा किया जाता है कि सबसे पहले पॉपकॉर्न अमेरिका में खाया गया। इसकी सबसे पुरानी मिसाल अमेरिकी महाद्वीपों में मिलती है। पॉपकॉर्न की खोज करीब 4000 साल पहले न्यू मैक्सिको में हुई थी। तब ये चमगादड़ से भरी एक गुफा में मिला था, लेकिन उस समय किसी को यह पता नहीं था कि इसे खाया भी जा सकता है। एक पुरातत्व वैज्ञानिक को जब मक्के के दाने मिले तो उसने इन्हें भूनने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह रही कि करीब 1000 वर्ष पुराने मक्के के दाने गर्म होते ही फूट कर खिल गए और कहलाए पॉपकॉर्न्स। आज इनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया के सिर चढ़कर बोल रही है। और आज भी हमने इस पर सत्ता की कुंजी इसलिए तैयार की क्योंकि सरकार पॉपकॉर्न पर 3 तरह की जीएसटी लगाकर कमाई करना चाह रही है। वैसे जीएसटी का दर्द सिर्फ पॉपकॉर्न तक ही नहीं। अगर आपके पास पैसे कम हैं और पुरानी कार खरीद रहे हैं तो बढ़े हुए जीएसटी की आंच आप तक पहुंच सकती है। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तय हुआ कि पुरानी कार की खरीद बिक्री पर जीएसटी 18% लगेगा। पहले यह 12% था, लेकिन यहां कुछ बातें समझनी होंगी। अगर आप किसी को निजी तौर पर गाड़ी बेच रहे हैं या किसी से निजी तौर पर गाड़ी खरीद रहे हैं तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी कंपनी को आपने अपनी पुरानी हो चुकी कार बेची और फिर उस कंपनी ने वो कार किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ा फायदा कमाकर बेची तो कंपनी को अपने मुनाफे पर 18% जीएसटी देना होगा। इसका एक अर्थ यह भी है कि अगर आप पुरानी कार बेचने वाली कंपनी से कोई पुरानी कार खरीदेंगे तो वो कंपनी अपना जीएसटी वाला यही बोझ आप पर ट्रांसफर कर देगी। यानी किसी कंपनी से पुरानी कार खरीदने वाले लोगों की जेब पर जीएसटी वाली गुम चोट लग सकती है। गुम चोट इसलिए क्योंकि टैक्स सीधे नहीं लगेगा, घुमाकर कंपनी के जरिए लगेगा, क्योंकि कंपनी अपना बोझ तुरंत ग्राहक पर ट्रांसफर करेगी। सत्ता में अब बात धर्म की करते हैं, जिस पर श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि तुम्हें जो चाहिए उसकी प्राप्ति में पूरा ज्ञान लगा देना ही धर्म है। लेकिन बदलते वक्त और परिवेश में इसकी व्याख्या बदल गई है। आज के दौर में धर्म की परिभाषा को अपने अपने स्वाद अनुसार इस्तेमाल किया जाता है। सियासत में इसका प्रयोग नेता कई बार अपने राजनीतिक स्कोर को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। लेकिन आज इस धर्म शब्द पर एक नया धर्म कलेश चढ़ा है, जिसमें आमने सामने हैं आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, जिनके धर्म से जुड़े एक बयान पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कई ऐसे कटाक्ष किए हैं जिन पर विवादों वाली एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई है। इसीलिए आज हमने इस खबर पर आप सभी न्यूज मित्रों के लिए कुंजी तैयार की है, जिसमें बहुत सी चिंगारियां हैं और इसकी गर्मी को आप नेताओं और साधु संतों के बयानों के जरिए महसूस कर सकते हैं। लेकिन पहले हम आपको इस धर्म कलेश का एक आधार बताते हैं। यह विवाद कहां से शुरू हुआ यह दिखाते हैं। दरअसल महाराष्ट्र के अमरावती में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म को लेकर कुछ ऐसी बातें कही जो सबसे ज्यादा जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को चुभी हैं। जैसे भागवत ने कहा कि धर्म का अधूरा ज्ञान अधर्म करवाता है, जिस पर रामभद्राचार्य ने कहा कि संघ प्रमुख हिंदू धर्म के आचार्य नहीं है। भागवत ने कहा कि धर्म को ठीक से सिखाया जाना चाहिए, जिस पर रामभद्राचार्य ने कटाक्ष किया कि आरएसएस प्रमुख हिंदुओं के अनुशासक नहीं है और ना ही हमारे अनुशासक हैं, बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि धर्म को समझना बहुत कठिन है। इस पर रामभद्राचार्य ने पूछा कि जब संघ नहीं था तो क्या हिंदू धर्म नहीं था?
भागवत के अनुसार धर्म के नाम पर होने वाले सभी उत्पीड़न और अत्याचार गलतफहमी और धर्म की समझ की कमी के कारण हुए। इस पर रामभद्राचार्य ने जवाब दिया कि भागवत हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते हैं। मोहन भागवत के मुताबिक धर्म का आचरण ही धर्म की रक्षा है, लेकिन रामभद्राचार्य का कहना है कि मोहन भागवत धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं। वैसे राजनीति से लेकर साधु संत तक कैसे इन बयानों पर दो हिस्सों में बंट गए हैं हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले भागवत और रामभद्राचार्य के बयानों वाली एक छोटी सी रील आपके सामने। धर्म हा समजावा लागतो, तो नीट नाही समजला तर त्या धर्माच्या अर्धवट ज्ञानाने अधर्म होतो। जगामध्ये धर्माच्या नावाखाली जितके अत्याचार झाले आहेत ते या चुकीच्या समजुतीमुळे झाले आहेत। मोहन भागवत हम हिंदुओं के अनुशासक नहीं हो सकते, आचार्य उनका अनुशासक हो सकता है। उनका बयान तुष्टिकरण से, पूर्ण तुष्टिकरण से प्रभावित है और वो हिंदू धर्म के बारे में बहुत नहीं जानते। जी काही विविधता दिसते त्याच्यामध्ये मुळात एकत्व आहे। विविधता ही बदलते, नष्ट होते, एकता ही शाश्वत है। मोहन भागवत जी एकता की व्याख्या ही नहीं समझते। एक होकर रहने का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म का स्वतंत्रता से पालन करे, प्रत्येक व्यक्ति अपने 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 आराध्य की पूजा करे, वे अपनी नमाज पढ़ें, हम अपनी संध्या करें। आणि म्हणून तो धर्म समजवायचं काम करणारे संप्रदाय असावे लागतात। नुसते पंथ असून चालत नाही। बाबांनी गोष्ट केली, विवेक पाहिजे। ज्या पंथाला विवेक प्राप्त होतो त्याला आपण संप्रदाय म्हणतो। सम्यक प्रदाय जो देतो, सम्यक रीतीने देतो। हमको अपना अतीत तो चाहिए ही चाहिए ना। सह अस्तित्व का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, वो अपने धर्म का पालन करें, हम अपने धर्म का पालन करें। हमने तो उनकी मस्जिदें कभी नहीं तोड़ी। जब उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े हैं तो हमें मंदिर चाहिए ही चाहिए। हम किसी को नहीं छेड़ना चाहते, छेड़ने पर किसी को छोड़ना नहीं चाहते। हम यही चाहते, हम चाहते कि सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, अपने अपने देवी देवता की आराधना करें, अपने अपने पंथ के अनुसार चलें, कोई किसी को छेड़े नहीं। हमको तो उपदेश दिया जाता है क्षमा का, उनको कोई उपदेश नहीं देता। अब बांग्लादेश में कितना अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कह रहे हैं। कनाडा में क्या हुआ, तब तो कुछ नहीं कहा जा रहा है। चारों ओर पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं पर, तब तो मोहन भागवत कुछ नहीं कहते। वैसे मोहन भागवत के बयान पर सिर्फ जगत गुरु रामभद्राचार्य ही नाराज नहीं है, बल्कि कई और साधु संतों को धर्म वाला यह भागवत ज्ञान पसंद नहीं आया। रामभद्राचार्य ने मोहन भागवत के बयान पर कटाक्ष करके जो बहस शुरू की है उसमें कई प्रश्न उठ रहे हैं, जैसे क्या रामभद्राचार्य मानते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिसका मोहन भागवत ने विरोध किया है। क्या रामभद्राचार्य मध्य मार्ग और समावेशी समाज के विरोधी हैं, जिसका मोहन भागवत ने समर्थन किया। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा कि मोहन भागवत संत समाज के अनुशासक नहीं है, बल्कि अनुशासक स्वयं वो खुद हैं। ये स्वयं को सिंहासन सौंपने जैसी बात है। बड़ी बात यह भी है कि सनातन धर्म का सर्वशक्तिमान ठेकेदार कोई नहीं है। सनातन धर्म को लेकर सबका अपना विजन है, सबका अपना विचार है, और अलग अलग दृष्टिकोण के बावजूद जो धागा सबको जोड़ता है वो है आस्था और मानव कल्याण। अब इस धर्म कलेश की आग कैसे बढ़ती जा रही है, यह भी देखना जरूरी है। जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं, आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है। वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड होती है
उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई। श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं, आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है। मैं उनसे यही कहूँगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। देखिए, मोहन भागवत जी की विचारधारा से हम लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने इस बार कही है ऐसा लगता है कि कुछ उसमें सेंस है। मोहन भागवत जी तो ये बात कह करके जो संघ और भाजपा के प्रति दूसरे को जो नज़रिया रहती थी कि वो लोग सिर्फ एक बात की बात करते हैं, एक इज्म की बात करते हैं, उन लोगों के मुंह पर तमाचा लगता है कि वो लोग मानव धर्म की बात करते हैं। दूसरों को तो हम ज्ञान जरूर दे सकते हैं, लेकिन अपने संघ परिवार को आप पहले समझाइए, अपने धर्म के बारे में, अपनी फिलॉसफी के बारे में, अपनी मिली जुली संस्कृति के बारे में। वैसे रामभद्राचार्य भले ही आरएस प्रमुख मोहन भागवत की बातों से, उनके तर्कों से सहमत ना हो और उन पर व्यक्तिगत कटाक्ष कर रहे हों, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब रामभद्राचार्य के बयानों से विवादों वाली चिंगारियां निकली हों। पहले भी वो मुलायम सिंह यादव से लेकर कांशीराम तक, प्रियंका गांधी से लेकर आरक्षण तक ऐसे बयान दे चुके हैं जिन पर काफी कलेश हो चुका है। मुलायम सिंह पर बयान देने वाली बात तो FIR और हाईकोर्ट तक पहुंच गई थी, जबकि आरक्षण पर दिए बयान पर दलित समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया था। हम आपको रामभद्राचार्य के भी विवादित बयानों की एक छोटी सी सीरीज दिखाते हैं। मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ के जय श्री राम। आगे सुनिए। और आज की परिस्थिति ये है कि दोनों ही नहीं रहे। अब हम कहेंगे मरे मुलायम काशीराम और प्रेम से बोलो। खाद के नाम पर हमारी हिंदू लड़कियों को विधर्मी लोग फंसा रहे हैं। बहनों, जो तुम्हारी ओर गलत दृष्टि से देखे उसकी आंख निकाल दो, फिर जो मुकदमा होगा मैं देख लूंगा। हाथ में कड़ा पहनने के साथ हाथ में कटार लेने का भी अभ्यास करो। जाए स्वयं भगवान करें शहीद होकर को भी चले जाएं, उनका अस्तित्व क्या? क्यों जातिवाद के आधार पर आरक्षण किया गया? नेताओं से मैं कह रहा हूं, चुनौती है। माँ का दूध पिया है असली। तुम जातवाद के आधार पर निश्चित आरक्षण समाप्त करवाओ, जिसके यहाँ कहो रोटी खाने को तैयार हूं मैं। और सत्ता में अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिस पर कोई क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर वाली फिल्म बनाई जा सकती है, क्योंकि ये कहानी पूरी फिल्मी है। आप में से बहुत सारे न्यूज़ मित्र ऐसे होंगे जो बैंकों के लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखते होंगे, जरूरी कागजात रखते होंगे और निश्चित हो जाते होंगे ये सोचकर कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब सुरक्षित है। लेकिन रविवार को लखनऊ में जो हुआ उसे सुनकर आपकी चिंता बढ़ जाएगी। अब यह खबर लखनऊ के उस लूटकांड पर आधारित है जहां लुटेरों ने एक बैंक की दीवार काटी, बैंक में मौजूद करीब 40 लॉकर तोड़े, लाखों रुपए के गहने और सामान लेकर निकल गए। लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस और कानून के नेटवर्क से आउट ऑफ रीच होते, आज लखनऊ के चिन्हट में भागते वक्त उनका पुलिस से सामना हो गया। फिर एनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ। इसमें पुलिस की एक गोली अरविंद नामक एक बदमाश को लगी, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब हो गए। वैसे पुलिस ने लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया है। लगभग 4 लोग दीवार काट के बैंक के पीछे जो खाली प्लॉट पड़ा हुआ था उसकी बाउंड्री फांद कर अंदर घुसे हैं। और क्योंकि बैंक में ना कोई अलार्म था और ना ही कोई सिक्योरिटी गार्ड था, इसका फ़ायदा उठाते हुए बैंक के अंदर लॉकर के जाके धीरे धीरे करके सामान निकाल लिया है। हमको ये दोपहर में पता चला, जब पुलिस यहाँ आई है उसके बाद
नहीं, पुलिस कोई गश्त नहीं करती यहाँ। बैंक की तो पूरी लापरवाही है, इसमें ना कोई स्टाफ है, ना कुछ है, ना कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त है। कल की हुई घटना के कारण पुलिस द्वारा रेगुलर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी पे क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि 2 संदिग्ध गाड़ियां यहां से निकल रही हैं जो कल की घटना से कनेक्टेड हो सकती हैं। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। अभी फायर किया गया जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। इसके पास से कल की घटना से कनेक्टेड कुछ सामान प्राप्त हुआ है। तमाम सुरक्षा उपकरणों के रहते हुए भी इस तरह का घटना एक अति दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और साथ ही साथ मैं पुलिस प्रशासन को और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि 24 घंटे के अंदर उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा है। सभी खाताधारकों को आश्वस्त करना है कि हमारे पास ऐसे घटना के लिए बीमा कवरेज भी है। CCTV अलार्म सिस्टम सारे वर्किंग थे। नहीं, क्या क्या थे लॉकर्स में इसकी डिटेल्स नहीं है मेरे पास। 42 लॉकर्स। अब लखनऊ के बैंक में लॉकर वाली लूट पर राजनीति भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर योगी सरकार पर कटाक्ष कर दिया और कहा है कि जब अब उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हो गया। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान और आज राजधानी में और इससे पहले बनारस में भी। और सत्ता में अब बात खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर की। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस के एनकाउंटर में खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की टीम ने मिलकर यह एनकाउंटर किया। सत्ता में हम इस एनकाउंटर की पूरी डिटेल बताएंगे और इसका गुरदासपुर से लेकर पाकिस्तान तक का कनेक्शन भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले मारे गए इन आतंकियों के बारे में जान लीजिए। इन आतंकियों में पहला नाम है गुरविंदर सिंह का। 25 साल का गुरविंदर सिंह पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है। 23 साल का वीरेंद्र सिंह भी पंजाब के गुरदासपुर जिले का ही रहने वाला है। तीसरा आतंकी 18 साल का जसनप्रीत सिंह है। पंजाब पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकी पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में छिपे हुए हैं। तलाशी के दौरान यूपी और पंजाब पुलिस की टीम ने बाइक पर जा रहे इन आतंकियों को रोकने की कोशिश की। इस दौरान इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। आधे घंटे में आतंकियों ने 100 राउंड से ज्यादा फायर किए। पुलिस के जवाबी एक्शन में तीनों आतंकियों को गोली लगी। इन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां तीनों की मौत हो गई। इन आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल मिली, वहीं 2 ग्लॉक पिस्टल भी बरामद की गई हैं। आतंकियों से कई जिंदा कारतूस और चोरी की गई बाइक भी मिली है। अब पीलीभीत के इस एनकाउंटर का गुरदासपुर कनेक्शन देखते हैं। इन आतंकियों पर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमला करने का आरोप था। 19 दिसंबर को गुरदासपुर जिले में बख्शीवाल चौकी पर आतंकी हमला हुआ था। इस दौरान पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेदारी ली थी। पंजाब पुलिस ने इस हमले की जांच के दौरान इन तीनों आतंकियों की पहचान भी की थी और इनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था। पंजाब में पिछले कुछ दिनों में पुलिस चौकी और थानों पर कई हमले हुए हैं जिसके लिए खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के नेटवर्क को जिम्मेदार बताया जा रहा है। पंजाब पुलिस के मुताबिक इसका सरगना रणजीत सिंह नीटा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। इसके अलावा इस टेरर ग्रुप को ग्रीस में रहने वाला जसविंदर सिंह मन्नू ऑपरेट करता था। एनकाउंटर में मारा गया आतंकी वीरेंद्र सिंह और जसविंदर सिंह मन्नू दोनों ही गुरदासपुर के अगवान गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे टेरर नेटवर्क में ब्रिटेन में बैठे जगजीत सिंह उर्फ फतेह सिंह बागी का नाम भी आ रहा है। पंजाब पुलिस का दावा है कि जगजीत सिंह के ऑर्डर पर ही गुरदासपुर में अटैक किया गया था, लेकिन अब पंजाब पुलिस की नजर इस पूरे टेरर नेटवर्क पर है।